वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन मींस अमेरिका में इंडस्ट्रियल जो मास प्रोडक्शन शुरू हुआ था, जो कि हेनरी फोर्ड के द्वारा शुरू किया गया था, उसने किस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी को बूस्ट किया। इसके साथ साथ 1929 में आई ग्रेट डिप्रेशन मींस बड़ी आर्थिक महामंदी ने किस तरह से जो इंडस्ट्रियल देश थे और जो अमेरिका था उसकी जो इकोनॉमी थी उसको इफ़ेक्ट किया, और भारत में इसका जो इफ़ेक्ट था वो किस तरह से महसूस किया गया, इसके बारे में जाना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार एरा मींस वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार मींस फर्स्ट वर्ल्ड वार के 2 दशकों के बाद ही जो सेकंड वर्ल्ड वार थी वो शुरू हो गई थी, और फिर से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी। तो इसके लिए क्या किया गया, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की गई जिसके द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसमें सुधार आया। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी वो नाजी जर्मनी, जापान, इटली एक ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में लड़ा गया था। ये युद्ध 6 सालों के लिए बहुत सी जगहों, सी, वाटर और हवा में लड़ा गया। इस बार भी युद्ध से होने वाली क्षति बहुत ज़्यादा थी। लगभग 60 मिलियन लोग, जो कि विश्व की 3% आबादी का हिस्सा थे, सीधे युद्ध में या युद्ध से बनी परिस्थितियों में मारे गए थे। इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग घायल हुए थे। पहले के वॉर की बजाय इस युद्ध में मौतें बैटलफील्ड के बाहर ज़्यादा हुई थी। मीन्स बैटलफील्ड में तो सोल्जर्स तो मरे ही थे, लेकिन बहुत सारे जो सिविलियंस थे वो भी मारे गए थे। यूरोप और एशिया के बहुत से हिस्सों में तबाही का मंजर था, और कई शहर लगातार हवाई बमबारी की वजह से तबाह हो गए थे। युद्ध की वजह से भारी आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई थी, जिसको दोबारा पटरी पर लाने में बहुत समय और मुश्किल पेश आने वाली थी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे जिसके ऊपर अमेरिका ने एटॉमिक बम गिराया था, जिसके बारे में आपने सुना होगा। ये एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था जिसने जापान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। तो युद्ध के बाद इसमें 2 तरह के प्रभाव देखने को मिले। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जैसे हमें आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक डोमिनेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बन गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में राइज हुआ सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन एक वर्ल्ड पावर बन गया था। सोवियत यूनियन ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए नाजी जर्मनी को ऐसी क्षति पहुंचाई जिससे वो उबर नहीं सके, और सोवियत यूनियन एक पिछड़े एग्रीकल्चर कंट्री से वर्ल्ड पावर बन गया था। उस टाइम के ऊपर भी जब पूरा वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में जो बड़ी आर्थिक महामंदी थी उसका सामना कर रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट वार सेटलमेंट एंड द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन मींस युद्ध के बाद मींस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस ऐसी कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया था जिसकी हेल्प से जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को में सुधार किया गया। इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन ने युद्ध के बाद 2 कंक्लूजन निकाले। फर्स्ट कंक्लूजन क्या था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल देश हैं वो जो कि मास प्रोडक्शन पर बेस्ड होती है, मास कंजप्शन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। मीन्स अगर इंडस्ट्रियल गुड्स को पैदा किया जाए तो उनको कंज्यूम करने वाला भी होना चाहिए, लेकिन मास कंजप्शन के लिए हाई और स्टेबल इनकम चाहिए। मीन्स लोगों के पास पैसा चाहिए, और इनको स्टेबल तभी होगी अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट स्टेबल होगा। लेकिन मार्केट्स अकेले फुल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देती है। मीन्स अक्सर जो है मार्केट्स में फ्लक्चुएशन मीन्स गिरावट आती रहती है, इसलिए सरकार को गिरते दामों और रोज़गार कम होने की स्थिति में हेल्प करनी पड़ेगी, तभी जो है इकोनॉमी स्टेबल होगी, और ये गवर्नमेंट के जो कॉपरेशन है उससे ही पॉसिबल है। दूसरा कंक्लूजन था कि किसी देश के आर्थिक संबंध विश्व के साथ मीन्स उसके जो इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो किस तरह से है बाकी कंट्री। यदि सरकार के पास गुड्स, कैपिटल और लेबर को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी है तभी वो फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। इसलिए इसका मेन टारगेट इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट लाना था। इस फ्रेमवर्क फॉर यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है, उसमें हुई थी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी ताकि ये बाहरी मीन्स जो बेनिफिट और लॉस है जो कि इसके सदस्य देशों के साथ जुड़े हैं, मीन्स जो जिन देशों ने मिलकर इसे बनाया है उनको ये बेनिफिट दे सके। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध के बाद हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया गया था। मीन्स इससे जो है इसकी हेल्प से जो है युद्ध के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे उनको इम्प्रूव किया गया है। इसलिए IMF
मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रेटन वुड सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की हेल्प, इन इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ही जो है इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारा गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने 1947 में फाइनेंशियली ऑपरेट करना शुरू कर दिया था। इन इंस्टीट्यूशन की डिसीजन लेने की पावर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स के द्वारा कंट्रोल की गई थी। यूनाइटेड स्टेट के पास इसको कंट्रोल करने का विशेषाधिकार था, मीन्स वीटो पावर थी, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। एक ऐसी पावर होती है जिसमें अगर किसी कंट्री के पास वीटो पावर है तो वो सभी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है अपने एक वोट से। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का सिस्टम नेशनल करेंसीज के साथ जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए भारतीय रुपये को डॉलर से एक्सचेंज किया जाता था, मीन्स एक जो करेंसी है उसको दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है अर्ली पोस्ट वार ईयर्स, मीन्स युद्ध के बाद कुछ सालों के बाद कैसी स्थिति। ब्रेटन वुड्स सिस्टम की शुरुआत से वेस्टर्न डेस्टिनेशंस और जापान ट्रेड और इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्होंने सुधार किया। विश्व का ट्रेड एनुअली 1950 और 1970 के बीच 8% से ऊपर, और जो इनकम थी वो 5% से ऊपर चलेगी, और इंडस्ट्रियल जो नेशन थे उनमें ये जो रोज़गार की दर थी वो 5% रही। इस समय के दौरान विश्व भर में टेक्नोलॉजी का भी फैलाव हुआ। विकसित हो रहे देशों ने, मीन्स ऐसे देश जो कि डेवलप नहीं हुए थे, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल प्लांट और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया उन इंडस्ट्रियल नेशन से जो कि डेवलप हो चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक है डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। कॉलोनाइजेशन के बारे में आप जानते ही हैं कि डीकोलोनाइजेशन का मीनिंग है कॉलोनीज़ का इंडिपेंडेंट होना, मीन्स ऐसे कंट्रीज़ जो कि कॉलोनियल कंट्रीज़ के द्वारा कॉलोनाइज किए गए थे उनका इंडिपेंडेंट होना। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज थे जो कि यूरोपियन कॉलोनी शासन के अधीन थे। अगले 2 दशकों तक एशिया और अफ्रीका के देश कॉलोनी रूल से आज़ाद हो गए, मीन्स इंडिपेंडेंट हो गए। हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, क्योंकि लंबे समय तक कॉलोनियल कंट्रीज़ के द्वारा इनके ऊपर रूल करने के कारण इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक केवल इंडस्ट्रियल देशों की आर्थिक सहायता के लिए ही बनाए गए थे, मीन्स ये उन देशों को ही हेल्प करते थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया था। ये कॉलोनीज़ में आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन बैंक्स में इतना पैसा नहीं था, लेकिन जापान और यूरोप ने जब तेज़ी से अपनी इकोनॉमी को रीबिल्ड किया तो वो इन बैंक्स पर कम ही डिपेंड रहे, इसलिए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो गए। कॉलोनीज़ जो कि कम विकसित क्षेत्र थे वेस्टर्न एम्पायर के शासन के जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी उनके अंडर आते थे। इंडिपेंडेंट होने के कारण अब वो फ्री तो हो गए थे, लेकिन अभी भी उनमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे, वो गरीबी का सामना कर रहे थे। डीकोलोनाइजेशन के कई सालों के बाद भी, मीन्स इंडिपेंडेंट होने के बाद भी अभी भी कॉलोनियल जो कंट्रीज़ थी इनके वाइटल मिनरल सोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करती रही। अमेरिका भी दूसरे विकसित देशों के रिसोर्सेज को सस्ते दामों पर उपयोग करता रहा। जब विकसित हो रहे देशों को वेस्टर्न डेवलप जो कंट्रीज थी उन देशों से कोई लाभ नहीं मिला, तो उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाया जिसका नाम था ग्रुप 77, जिसको हम G77 के नाम से भी जानते हैं। और एक ऐसा ग्रुप था जिसमें उनके नेचुरल सोर्सेज और रॉ मटेरियल का सही दामों के ऊपर म्यूचुअल एक्सचेंज, मीन जो म्यूचुअल इंटरेस्ट जो थे उनके आपसी जो इंटरेस्ट थे उनके ऊपर जो है ये ग्रुप बनाया गया था, ताकि जो उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको वो इन कंट्रीज़ के बीच में बेच सकें। नेक्स्ट टॉपिक है एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। स्टेबल और क्विक ग्रोथ के बावजूद वॉर के बाद स्थिति ठीक नहीं थी। 1960 से यूनाइटेड स्टेट्स के ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट के से मीन जो ओवरसीज जो ट्रेड था उनकी कीमतें बढ़ने से यूनाइटेड स्टेट की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कमज़ोर हो गई थी। US डॉलर की कीमत अब वर्ल्ड में घटने लगी, अब इसकी कीमत सोने के मुकाबले कम हो गई। इससे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का सिस्टम बंद हो गया। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। एक्सचेंज रेट का मीनिंग होता है एक चीज़ के, एक्सचेंज का मीनिंग होता है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। तो व्हेन एक्सचेंज रेट, तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं बुक में, व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स्ड एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन दैम। मीन्स जब एक्सचेंज रेट फिक्स होता है और गवर्नमेंट मीन्स करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी का जो एक्सचेंज होता है वो फिक्स होता है और गवर्नमेंट जो है इसमें दखल देती है ताकि इनमें कोई बदलाव ना आए। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है,
ये समय समय पर ये चेंज होता रहता है। तो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का मीनिंग है कि ये जो एक्सचेंज रेट होता है वो समय समय पर कम या अधिक होता रहता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है 1970 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव आए। पहले विकसित हो रहे देश लोन लेने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रुख करते थे, लेकिन अब वेस्टर्न यूरोपियन कमर्शियल बैंक्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लोन लेना शुरू कर दिया उन्होंने, और इससे विकसित हो रहे देशों पर कर्जा बढ़ गया, जिससे आमदनी घटी और गरीबी बढ़ी, खासकर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में बेरोजगारी बढ़ी, जो कि 1970 से शुरू हुई और 1990 तक रही। 1970 में मल्टीनेशनल कंपनीज, ये यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म है, आपकी बुक में दी हुई है, आपने देख लेना है। MNC इसका फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। मीन्स ऐसी कंपनी जो कि बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती हैं। अब इन मल्टीनेशनल कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन लो वेजेस वाले एशियन कंट्रीज़ में शुरू कर दी थी। चीन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी वर्ल्ड इकोनॉमी से अलग ही रहा, जब तक कि 1949 में वहाँ पे रिवोल्यूशन नहीं आ गई। लेकिन चीन में नई इकोनॉमिक पॉलिसी आने से और सोवियत यूनियन और सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म के ईस्टर्न यूरोप में आने से बहुत से देश विश्व इकोनॉमी से जुड़ गए। मीन्स सोवियत यूनियन के टूटने से और सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म के ईस्टर्न यूरोप में आने से बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़े। मल्टीनेशनल कंपनी का चीन की तरफ अट्रैक्ट होने का मुख्य कारण था चीन में वेजेस का कम होना, इसलिए मल्टीनेशनल कंपनी चीन की तरफ अट्रैक्ट हुई ताकि वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकें। आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि बहुत से टीवी, मोबाइल फ़ोन्स और खिलौने जो हम दुकानों पे देखते हैं, उनके ऊपर अक्सर मेड इन चाइना लिखा रहता है। इसका मेन रीज़न है लो वेजेस का वहाँ पे मौजूद होना। वहाँ पे लो वेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, जिसकी वजह से उन देशों की ऊपर जो खासकर चाइना, उसकी इकनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इंडस्ट्री का लो वेजेस वाले कंट्रीज़ में शिफ्ट होने से ट्रेड और जो मनी इन्वेस्टिंग था वो बढ़ा, और पिछले कुछ दशकों में आपने नोट किया होगा कि वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरी तरह से बदल गई है, और इसमें भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे देश बहुत तेज़ी से जो है जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और अभी भी ये देश बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये देश जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में डोमिनेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।